हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। हम लोग इस समय स्टेनोग्राफर के इंग्लिश का प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रहे हैं और ये प्रीवियस पेपर है 2023 का। एग्ज़ाम हुआ था 12th एंड 13th अगस्त को 2023 में। 12th अगस्त में 3 शिफ्ट हुआ था और 13th अगस्त का भी 3 शिफ्ट हुआ था। तो 13th अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट हम लोग कर चुके हैं। इस समय हम लोग कर रहे हैं सेकंड शिफ्ट का पेपर और सेकंड शिफ्ट में भी एक पार्ट कर चुके हैं, ये दूसरा पार्ट करने जा रहे हैं। 12th अगस्त का इसके पहले ही कर चुके हैं, सारे के सारे 9 शिफ्ट। ठीक है, 9 शिफ्ट, हाँ 3 शिफ्ट हुए थे 12th में और 3 शिफ्ट हुए थे 13th में। तो 3 शिफ्ट उधर हो गए हैं 12th वाले में और 3 शिफ्ट इसमें करने जा रहे हैं, जिसमें एक शिफ्ट पूरा हो चुका है, दूसरी शिफ्ट में एक पेपर हो चुका है, दूसरा करने जा रहे हैं। दूसरे पार्ट में हम करते हैं क्वेश्चन 36 से लेकर के 35 तक और थर्ड पार्ट में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 66 से लेकर के 100 तक। ठीक, उसके बाद इसका एक शिफ्ट और बचेगा। तो पीडीएफ आप लोगों ने सॉल्व कर ही लिया होगा। और हाँ, इसके पहले हमने 2022 के भी दोनों दिन के 6 शिफ्ट कर चुके हैं। तो जिन लोगों को स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम परसों करना है वो लोग 2023 वाला तो देख ही लीजिए, 2022 वाला भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो आपके पास इनफ प्रैक्टिस सेट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। पीडीएफ वही है जो कल वाला था, क्योंकि 100 क्वेश्चन एक साथ में डाल दिया था मैंने। स्टार्ट करते हैं आज का आपका क्वेश्चन और ये रहा डिस्कशन का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। 35 हम लोगों ने कल किए थे। तो इसमें आपको बताना क्या है, पहला क्वेश्चन है साइनोनिम से। तो साइनोनिम का मतलब क्या होता है, ये देखो लिखा हुआ है यूनिक। तो यूनिक का मतलब होता है जिसके जैसा कोई नहीं। ठीक है ना, जिसके जैसा कोई नहीं होगा। अब आए आप, एक तो क्वेश्चन आ गया आपका वेवी। तो वेवी का क्या मतलब होगा बताओ। तो वेवी का मतलब होता है ना लहरदार, जैसे वेब से बना हुआ है ना, ये वर्ड किससे बना है, वेब से। तो जैसे ऐसे लहरदार कोई चीज़ होती तो इसको वेवी कहते हैं। ये तो है नहीं। और काइंड का मतलब दयालु होगा, कोई लेना देना नहीं। डिस्टिंक्टिव का मतलब क्या होता है, डिस्टिंक्टिव का मतलब होता है यूनिक। ठीक है, और कॉमन का मतलब क्या हुआ, जैसे सब लोगों जैसा होता है। तो सब लोगों जैसा कॉमन हो जाता है, एकदम जनरल हो जाता है। तो ये लगे, अगर एंटोनियम पूछता तो ये लगता, साइनोनिम पूछा है तो आप डिस्टिंक्टिव लगाओगे। डिस्टिंक्टिव मतलब कि एकदम स्पेशल, अपने जैसा, मतलब मैचलेस जो होता है। ठीक है, तो चलिए ये आंसर हमको मिल गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा 37 में क्या है, खाली जगह भरनी है हमको। तो लिखा है एम एस धोनी। ठीक, एम एस धोनी वॉज डैश विद अ नेचुरल टैलेंट फॉर क्रिकेट। तो जो एम एस धोनी है हमारे पूर्व कैप्टन, तो हमारे बड़े आइडियल क्रिकेटर भी हैं। तो इनको क्रिकेट का नेचुरल टैलेंट मिला था। तो देखो, हम से सुसज्जित, एक वर्ड होता है से सुसज्जित, से लैस। इसके लिए हम लोग 3 वर्ड यूज करते हैं। एक होता है आर्म्ड विद, एक होता है एंडोर्ड विद, ठीक है, एक होता है इक्विप्ड विद। से सुसज्जित, से लैस, इक्विप्ड, तीनों के साथ विद लगता है। तो आर्म्ड विद क्या होता है, ये सैनिकों के लिए यूज किया जाता है, हथियारों से लैस। एंडोर्ड विद का मतलब क्या होता है, कोई स्किल या कोई टैलेंट होती है या कोई नॉलेज होता है किसी में, तब वो एंडोर्ड यूज किया जाता है। और इक्विप्ड का मतलब क्या हुआ, आप उपकरण टूल्स से लैस हैं। जैसे कोई मैकेनिक होगा, कोई इंजीनियर होगा, तो उसके पास जो टूल्स होते हैं, पेचकस, प्लास, ये सब मैकेनिक के पास होना चाहिए। डॉक्टर है तो उसके पास स्टेथोस्कोप और बीपी की मशीन वगैरह वगैरह सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो क्या होते हैं, उनको कहते हैं इक्विप्ड विद। तो आप समझ गए। तो यहाँ पे मिस्टर धोनी के लिए क्या यूज किया कि नेचुरल टैलेंट, तो टैलेंट के लिए हम क्या लगाएंगे, एंडोर्ड लगाएंगे। क्लियर हो गया, एंडोर्ड विद अ नेचुरल टैलेंट ऑफ क्रिकेट। अच्छा, अब आगे हम कुछ और वर्ड्स हैं जो इनको भी देख लेते हैं। फाउंड, तो फाउंड मतलब कोई चीज़ कहीं पाना है। ओन्ड का मतलब क्या हुआ, उनके पास ये क्वालिटी थी। तो ओन्ड क्यों नहीं लग पाएगा, ओन्ड के साथ विद नहीं लगेगा ना। अगर ओन्ड लगाते हैं तो अब ये वाज भी नहीं लगेगा। तो मिस्टर धोनी ओन्ड अ नेचुरल टैलेंट ऑफ क्रिकेट। आवाज और विद ना लगा होता तो ओन्ड हो जाता। इंटरेस्टेड के साथ भी विद लगता है, लेकिन ये तब लगता है जैसे हम आपके ऊपर यकीन करके कोई चीज़ आपको दे देते हैं। मान लो हमारे पास 2 करोड़ रुपया है, जो कि है नहीं, तो मान लो 2 करोड़ रुपया है, हम आपको यकीन करके आपको 2 करोड़ रुपया दे दें कि आप हमको लौटा देंगे बाद में, तो इंटरेस्टेड विद होता है, तब लगता है।
चलिए आगे चलते हैं, आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। किसका क्वेश्चन है? रिपोर्टेड स्पीच, मतलब इनडायरेक्ट में चेंज करना है इसको। यहाँ क्या लिखा? लेट देयर बी फ्रेश इलेक्शंस। लेट देयर बी फ्रेश इलेक्शंस मतलब क्या हुआ? फिर से इलेक्शन होना चाहिए, ठीक है ना। द कमेटी प्रपोज्ड, कमेटी ने ये प्रस्ताव रखा कि मतलब फिर से फ्रेश इलेक्शन होने चाहिए। तो प्रपोज्ड लिखा है तो फिर ऐसे ही रहने दिया जाएगा, दैट लगा देंगे, दैट देयर शुड होना चाहिए। लेट जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो लेट का शुड बन जाता है अगर कोई प्रपोजल होता है तो द कमेटी प्रपोज्ड दैट देयर शुड बी फ्रेश इलेक्शंस। तो ये हमको पहला वाला तो एकदम से ठीक लग रहा है, ठीक है। यहाँ द कमेटी सजेस्टेड टू देयर, टू सजेस्टेड के बाद टू नहीं लगेगा, जब लिसनर होता है तब लगाया जाता है, अदरवाइज नहीं लगता। कमेटी वाज ये नहीं लगेगा। कमेटी वाज फॉर फ्रेश इलेक्शन क्या मतलब? कुछ मतलब ही नहीं आ रहा है। यहाँ लिखा है कमेटी वुड प्रपोज। अब वुड क्यों लगाओगे? कमेटी प्रपोज्ड पास्ट में है तो पास्ट में रखो उसको, ठीक है। तो पहला वाला ही सुटेबल है। नेक्स्ट आ जाओ, अगला करते हैं हम आपका क्वेश्चन नंबर 39। 39 में क्या है? पैसिव वॉइस में चेंज करना है। पैसिव वॉइस में चेंज करने का मतलब देखो यहाँ क्या लिखा है, वाई हैज़ उत्पल इंजर्ड माई पेट डॉग। तो वाई का वाई ही रहेगा, हैज़ है यहाँ पे तो हैज़ यहीं रहने दो, उत्पल पीछे चला जाएगा, पेट डॉग आगे चला जाएगा, माई पेट डॉग। अच्छा, चूँकि पेट डॉग्स प्लूरल हैं तो डॉग्स के लिए हम क्या करेंगे? हैव लगाएंगे, तो इसलिए हैज़ का चेंज करके हैव हो जाएगा। तो हैव का डिड तो होना नहीं है। अच्छा, यहाँ डॉग्स लिखा है तो हैज़ गलत हो जाएगा। पेट डॉग्स के लिए क्या लग सकता है? हैव लग सकता है, हैव हैड नहीं होगा क्योंकि इनडायरेक्ट में होता है वो, ठीक है। तो थर्ड वाला क्लियर हो गया हमारा। चलिए अब आगे आते हैं, आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। इसमें क्या है? फिर से आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। रिया सेड टू मी, ठीक है। मतलब लगता है स्टैंड वालों को रिया नाम बहुत फेवरेट है, बड़ा नाम, बहुत मतलब कई बार दे दिए रिया, ठीक है। चलिए, तो रिया सेड टू मी आई एम हैप्पी टू सी यू। तो ये तो सिंपल सी बात है, असर्टिव सेंटेंस होगा। यहाँ पे क्या लग जाएगा? दैट और सेड का टोल्ड हो जाएगा। आई कौन है? आई है रिया, तो क्या हो जाएगा? सी। और एम का क्या हो गया? वाज टू सी यू। यू कौन हो गया? मैं हूँ, तो सी मी हो जाएगा। चलो ठीक है, देखते हैं। तो पहली बात तो इज का इज नहीं हो सकता, सी इज नहीं, यहाँ क्या होगा? सी वाज, ठीक है। और ये दोनों इज कट गए। अब रिया वाज हैप्पी, यहाँ लिखा है सी वाज हैप्पी, सी वाज हैप्पी, ये दोनों भी लग गया। अब यहाँ क्या लिखना है? मैंने कहा था ना कि यू को चेंज करना है, यहाँ यू को चेंज नहीं किया, ये भी गलत हो गया। तो 3 गलत हो गए। अब आपके पास एक ऑप्शन बचा है दूसरा वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम। अब नेक्स्ट है फिर से फिलर का क्वेश्चन है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ लिखा है कि देयर इज अ स्पेशल हेरिटेज फॉर ऑल ऑफ अस इन इंडिया। इन्होंने कहा कि जितने भी लोग हैं हम लोग, ऑल ऑफ अस मतलब हम लोग जितने भी हैं, सबके लिए इंडिया में एक स्पेशल हेरिटेज है, एक स्पेशल विरासत है हर किसी के लिए। नन एंड एक्सक्लूसिव वन, और मतलब नॉट एन एक्सक्लूसिव वन मतलब कोई भी एक्सक्लूड नहीं किया गया है, कोई भी एक्सक्लूसिव नहीं है। फॉर नट डैश, ठीक, फॉर नन डैश एक्सक्लूसिव व्हेन इट कम्स टू शेयर्ड हेरिटेज। जब शेयर्ड हेरिटेज की बात आती है तो क्या करते हैं कि कोई भी एक्सक्लूसिव नहीं होता। मतलब जैसे जब शेयर्ड हेरिटेज का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसी विरासत जिसके हम सब हिस्सेदार हैं, तो उसमें कोई भी अलग नहीं होता, कोई भी ऐसा मतलब अलग का कोई सपोर्ट ही नहीं है, अलग करने का कोई हिंट ही नहीं है। तो देखो सब में बेकन ही लिखा हुआ है, तो हमें वर्ब तो नहीं तलाश करनी है, केवल फॉर्म तलाश करनी है कि यहाँ पर सूटेबल वर्ब की फॉर्म कौन सी होनी चाहिए। अब सूटेबल वर्ब की फॉर्म देखने के लिए हमें टेंस देखना पड़ेगा। तो देयर इज स्पेशल हेरिटेज, भारत की कल्चर के बारे में, इंडिया की कल्चर के बारे में कोई बात कही जा रही है। और यहाँ देखो फिर व्हेन इट कम्स, कम्स क्या है? वर्ब में एस लगा है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यहाँ भी प्रेजेंट है। अच्छा, जब कहीं के कल्चर की बात करते हो तो कल्चर की बातें पास्ट में नहीं होती, प्रेजेंट में ही रहती हैं। तो अब नन के साथ क्या लगाएंगे हम? नन के साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, और सिंगुलर वर्ब वो भी जब कल्चरल ट्रुथ की बात होती है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करते हैं। अच्छा, बेकनिंग तो अब लगेगा नहीं, ना बेकन्ड लगेगा क्योंकि ये पास्ट हो गया। हैव बेकन्ड भी नहीं है, नन के साथ हैव लगता नहीं, एक ही ऑप्शन बच रहा है बेकन्स, क्योंकि ये है वर्ब में एस लगाकर प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंगुलर फॉर्म जैसे ये कम्स में बनाया गया है। क्लियर हो गया? चलिए, तो ये हुआ आपका आंसर बेकन्स। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर,
और अगला क्वेश्चन आपका क्या है, ये इडियम या फ्रेज लगाना है, सुटेबल इडियम या फ्रेज। क्या एक सिचुएशन दी गई है, इसकी जगह पर आपको सुटेबल इडियम या फ्रेज यूज करिए। तो पहले आपको सिचुएशन को देख लेना पड़ेगा, क्या सिचुएशन है, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। लिखा ही इज टू अफ्रेड ऑफ हाइट्स, वो ऊंचाई से बहुत डरता है। आफ्टर बंजी जंपिंग एक्सपीरियंस, बंजी जंपिंग एक्सपीरियंस के बाद ऊंचाई से डरता है। बंजी जंपिंग क्या होता है, बंजी जंपिंग होता है पैर में या कमर में रस्सी बांध करके बहुत ऊंचाई से कूदते हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा, टीवी वीवी पर भी देखा होगा, नहीं तो इमेज में देख ही रहे होंगे। बंजी जंपिंग इसी को कहते हैं। तो कोई जब इतनी ऊंचाई से कूदेगा तो कुछ लोग होते हैं डर जाते हैं, तो उसके बाद ऊंचाई से उनको डर लगने लगता है, ठीक है। तो अब मतलब क्या हुआ कि एक बार ऊंचाई से कूद लिया, अब उसको डर लगने लगा, तो दोबारा ऐसा काम नहीं करेगा। अब देखो यहाँ लिखा वंस बिटन ट्वाइस साई, वंस बिटन ट्वाइस साई का मतलब एक बार जो हमारे साथ धोखा हो जाती है तो हम उसके बाद उस पर अब 10 बार सोचेंगे, ठीक है। जैसे कहते हैं अंधे की लाठी एक बार खोती है, तो एक बार गलती हो गई तो दोबारा हम उसको नहीं करेंगे। या इसे कह सकते हो कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो ऐसे ही है वंस बिटन ट्वाइस साई। तो एक बार आप बंजी जंपिंग कर लिए, दोबारा नहीं करेंगे, डर गए हैं, मतलब आपको अल्टोफोबिया हो गया है। तो ये हमको एकदम सुटेबल लग रहा है। और पोर आउट वंस हार्ट, पोर आउट वंस हार्ट एक मुहावरा है जिसका मतलब ये होता है हम अपने अंदर की बात, अपने मन की बात, जो कुछ भी हमारे मन में था, वॉट एवर माई फीलिंग्स वर, आई हैव एक्सपोज्ड, आई हैव पुट फॉरवर्ड, ठीक है। मैं सारी फीलिंग, सारे अंदर की सीक्रेट, सारे राज मैंने खोल के रख दिया सबके सामने, ये होता है दिल का राज खोल देना। ब्रेक द बैंक का मतलब होता है हद से ज़्यादा कॉस्टली, कोई चीज़ टू एक्सपेंसिव या टू कॉस्टली कह सकते हो, ठीक है। तो ब्रेक द बैंक होता है, बैंक तोड़ने का मतलब कोई चीज़ इतनी महंगी है कि बैंक भी ना खरीद पाए। लाइट एट द एंड ऑफ टनल का मतलब क्या हुआ, जैसे आप टनल में फंसे हुए हैं, कहीं अंधेरा है और टनल के एक एंड पर आपको उजाला देता है, तो इसका दिखाई दे, तो इसका मतलब हुआ कि आपकी मुसीबत ख़त्म होने वाली है, मतलब संकट के दिन बीतने वाले हैं, आशा की किरण नज़र आ रही है। तो ये हो जाएगा इसका मतलब। आंसर फिलहाल यही पहला वाला होगा। आगे बढ़ते हैं, आपका क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। इसमें क्या करना है, हमको एरर निकालनी है, ठीक है। तो पढ़ के देखते हैं सेंटेंस को। लिखा शीतल ऑलवेज बिकेम नर्वस व्हेनेवर शी गेट्स इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम हर फिजिक्स टीचर एट द लैब। तो इसका मतलब हुआ कि जब भी वो अपने फिजिक्स के टीचर से लैब पर इंस्ट्रक्शंस पाती है, इंस्ट्रक्शन वो देते हैं, तब तक वो नर्वस हो जाती है। अच्छा, वेन एवर शी गेट्स इंस्ट्रक्शन, ये प्रेजेंट में है, वर्ब में एस लगा हुआ, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और ये क्या है, एक रेगुलर एक्शन है। जब जब ऐसा होता है, जब जब वो इंस्ट्रक्शन पाती है, तब तब नर्वस हो जाती है। तो ये प्रेजेंट में होना चाहिए। जो बिकेम लिखा हुआ ये क्या होता है, बिकम्स होता है, क्योंकि ये उसका नेचर है, ये उसका स्वभाव है। हालांकि वीकनेस है, लेकिन चूंकि उसके नेचर से रिलेटेड वीकनेस है। अब जब किसी के नेचर की बात हम करते हैं, किसी के हैबिट या स्वभाव की बात करते हैं, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। अगर अगला सेंटेंस ये पास्ट की ओर ले जाता कि जब भी उनको इंस्ट्रक्शन मिलता था तब वो नर्वस हो जाया करती थी, तो ये बात बीती हुई होगी। लेकिन व्हेनेवर शी गेट्स इंस्ट्रक्शन, जब भी वो इंस्ट्रक्शन पाती है, दी जाती है, तो इसका मतलब ये अभी की भी बात है, प्रेजेंट की भी बात है। इसलिए जो पहला पार्ट है बिकेम, उसको हमें बिकम्स करना पड़ेगा। और गलती कहाँ हो गई, ये पहले वाले में हो गई, तो आंसर आपका पहला हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है, इनडायरेक्ट रिपोर्टेड है। माई फ्रेंड सेड, मेरे फ्रेंड ने कहा, अब इन्वर्टेड कामा लगा यहाँ, आई एम गोइंग टू ट्रेवल टू यूरोप नेक्स्ट मंथ। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, गोइंग टू ट्रेवल टू यूरोप नेक्स्ट मंथ, बस एम की जगह क्या हो जाएगा, एम का अब तो वाज लगाना पड़ेगा। और आई कौन होगा, माई फ्रेंड होगा, तो या माई फ्रेंड की जगह ही या सी लगा सकते हो, क्योंकि फ्रेंड दोनों हो सकते हैं, बीच में दैट लगाना होगा। ठीक है, तो माई फ्रेंड सेड, सेड का अब हैड सेड तो नहीं होगा, ये गलत बात हो जाएगी। सेड दैट ही विल नहीं हो सकता भाई, ये वुड होता तो भी कुछ थोड़ी गनीमत होती, क्योंकि आई एम गोइंग टू ट्रेवल फ्यूचर का प्लान है, तो विल लग जाता, लेकिन विल का वुड होता तब लग जाता, ऐसे नहीं हो पाएगा। अब यहाँ लिखा माई फ्रेंड सेड दैट ही वाज गोइंग टू ट्रेवल, ये ही वाज गोइंग टू, ये कुछ कन्विंसिंग लग रहा है, लेकिन अब यहाँ लिखा ही इज गोइंग टू, तो इज तो नहीं होगा ना, आई एम गोइंग का ही इज गोइंग नहीं, पास्ट में होना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ सेज लिखा हुआ है, अच्छा कहा उसने सेड में है, तो सेज में तो नहीं हो पाएगा ना, तो तीन तो गलत निकल ही गए हमारे। अब एक बच रहा है थर्ड वाला। चलिए आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन आपका लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11।
तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करना है आपको, साइनोनिम बताना है किसका, एक्विजिटिव का। एक्विजिटिव का मतलब क्या होता है, कोई आदमी बहुत ही उत्सुक होता है। देखो इसकी जो बेसिक वर्ब है, इसकी मेन वर्ब है वो है एक्वायर, ACQUIRE। एक्वायर का मतलब क्या होता है, लर्न फ्रॉम एटमॉस्फेयर, ठीक है, लर्न फ्रॉम एनवायरनमेंट। तो जब हम बिना प्रयास के, मतलब कोई सिखाए हमको, जैसे आप स्कूल में ग्रामर के रूल्स सीखते हैं वो वाला नहीं, जैसे हम लोग हिंदी मदर टंग सीख लेते हैं बिना स्कूल गए, स्कूल जाने के पहले ही हमें पता होता है कि दीदी खाती है भैया खाता है, ठीक है। तो अंतर आपको समझ में आ ही गया। ये हम माहौल से सीख लेते हैं, उसको एक्वायर कहते हैं। तो हम जब एक्वायर करते हैं तो हम उत्सुक रहते हैं, क्यूरियस रहते हैं, सीखने के लिए इंटेंडेड होंगे। जब हमारा मन करेगा हम सीख लें, तभी ये काम आप कर पाएंगे। तो एक्विजिटिव का मतलब यहाँ क्या होता है, यहाँ एक्विजिटिव का मतलब होता है क्यूरियस, आप उत्सुक हैं, ईगर हैं। तो क्यूरियस या ईगर कह सकते हो, जानने के लिए उत्सुकता होती है। तो साइनोनिम क्या होगा, ईगर होगा। बाकी जो वर्ड हैं उनको भी एनालाइज कर लो। क्रिटिकल का मतलब होता है आलोचनात्मक होगा, और अपैथेटिक का मतलब होता है अनइंटरेस्टेड, ठीक है। क्या होगा, अनइंटरेस्टेड होगा, एक तरह से न्यूट्रल कह सकते हो, मतलब ना इंटरेस्ट है ना नहीं है, ना प्यार ना नफरत, दोनों नहीं, अपैथेटिक हो जाते हैं। एस्पायरिंग का मतलब क्या होता है, जब हम किसी चीज़ की इच्छा रखते हैं। एस्पायरिंग एक तरह से कह सकते हो वांटिंग, मतलब हमें उस चीज़ की इच्छा है। जैसे आप लोग नौकरी एस्पायर कर रहे हैं कि नहीं, नौकरी चाहते हैं, आकांक्षा रखते हैं ना, तो एस्पायर करना मतलब आकांक्षा होना, किसी चीज़ की इच्छा होना आपको, ठीक है। तो फिलहाल आंसर मैं आपको बता चुका हूँ। आगे आते हैं आपके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या है, एक इडियम दिया हुआ है, बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ। तो यहाँ लिखा है कि ही स्कैप्ड फ्रॉम डिजास्टर, सॉरी ही स्कैप्ड द ट्रेन डिजास्टर, मतलब कोई ट्रेन हादसा हुआ, उससे वो कैसे बचा। बाय द स्किन ऑफ टीथ, टीथ की स्किन कितनी मोटी है, इनामल बाल बराबर होता है। तो बाय द स्किन ऑफ टीथ का मतलब होता है नैरो स्केप, नैरो स्केप का मतलब होता है क्लोज शेप, बाल बचा, बहुत मतलब एक मान लो एक सेंटीमीटर के गैप से बच गया, खतरा 1 सेंटीमीटर, जिसे मान लो बुलेट कान के बगल से निकल जाए सनसना के 1 इंच दूरी से, तो क्या होगा, स्कैप्ड बाय द स्किन ऑफ टीथ। चलिए, इनकंसिस्टेंसी इन द स्टेटमेंट नहीं होगा, बाय ह्यूज मार्जिन नहीं होगी, बहुत कम मार्जिन होगी। इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट वगैरह है ही नहीं। बाय अ वेरी नैरो मार्जिन, बहुत जरा सा बाल बराबर बचे हो, तो ये चौथा वाला ऑप्शन ले लो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, अगला क्वेश्चन है 47 का, जिसमें आपको रिपोर्टेड स्पीच बना करनी है। तो अब इसमें रिपोर्टेड का मतलब क्या है, ये इनडायरेक्ट में ऑलरेडी दिया है, आपको चेंज करना है स्पीच बस। यहाँ लिखा ही आस्क्ड मतलब यहाँ सेड हो जाएगा, वेदर की जगह इन्वर्टेड कामा हो जाएगा। ही लगा है तो अगर यहाँ भी ही है, यहाँ भी ही है, तो यहाँ मतलब आई रहा होगा। आई के बाद विल या सेल, जो भी लगाना चाहो लगा लो, आई सेल लगा देते हैं, ठीक है। लॉक द कार और लीव इट, ठीक है, तो ये हो गया। और दूसरी बात है कि चूंकि आस्क्ड है, क्वेश्चन है, तो सेल पहले होगा और आई बाद में होगा। तो सेल आई या विल आई हमको ढूंढना है। तो यहाँ लिखा सेल आई लिखा, यहाँ भी सेल ही लिखा, ही नहीं होगा, यहाँ सेल आई है और यहाँ सेल ही है, तो ही वाला हटा देते हैं दोनों, सेल आई वाला देख लेते हैं। तो सेल आई 2 में दिया हुआ है, तो यहाँ लिखा है सेल आई लॉक द कार, यहाँ लिखा है सेल आई लॉक्ड, तो ये लॉक्ड नहीं होना चाहिए था ना, सेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। अब हमारे 3 गलत हो गए, 1 बचा हुआ है, ठीक है। आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 48। तो 48 में क्या कह रहे हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे एक्ट से बना एक्शन, ठीक वैसे ही वाइड से क्या बनेगा, तो एक्ट से एक्शन बनता है, तो वाइड से क्या बनता है, विड्थ बनता है, ठीक है। विड्थ मतलब क्या हुआ, चौड़ाई, तो ये आपका आंसर हो गया। वाइडनेस नहीं होगा, विड्थ होती है, इसको कहते हैं। विजडम किससे बना हुआ है, तो एक्चुअली ये जो वर्ड है ना आपका वाइज, इस वाइज से बनता है विजडम, ठीक है, ये होता है इसका, तो ये वाइज का है, आंसर नहीं होगा। वाइड स्प्रेड मतलब होता है बहुत दूर दूर तक फैला हुआ, तो वाइड स्प्रेड एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। ये नाउन नहीं बन रहा है, ये बन रहा है वाइड स्प्रेड, दूर दूर तक फैला हुआ, एडजेक्टिव या एडवर्ब एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है। तो क्या बना आपका, विड्थ बना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, अगला क्वेश्चन आपका। अगले क्वेश्चन में क्या करना है कि जो अंडरलाइन पार्ट है इसको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, देखना है यहाँ कोई गलती है क्या। लेस्ट लिखा हुआ है तो ये बात तय समझ लो
कि लेस्ट के बाद जो अगली वर्ब होगी मॉडल वर्ब वो शुड होगी, शुड के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। तो शी इज स्ट्रिक्टली एडवाइज टू बी ऑन बेड फॉर 3 वीक्स, उसको बहुत स्ट्रिक्टली एडवाइस दी गई है कि 3 सप्ताह तक बेड पर रहे, बेड रेस्ट करना है। ठीक, आगे लिखा है लेस्ट शी वुड फॉल सिक अगेन, वरना वो फिर से बीमार हो जाएगी। तो लेस्ट के साथ मैंने क्या बोला था, वुड नहीं शुड लगता है, तो इम्प्रूव करो लेस्ट शी शुड, तो यहाँ कैन लगा है नहीं होगा, यही है लेस्ट शी शुड फॉल सिक अगेन, और सेल और विल नहीं लगेगा, लेस्ट के साथ शुड लगेगा, शुड के सिवा कुछ नहीं लगेगा। जैसे लोग गीता पे हाथ रख के कसम खाते हैं ना कि मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा, भले उसके बाद झूठ बोलते हो। ऐसे ही लेस्ट की कसम है कि लेस्ट के साथ आएगा तो शुड ही आएगा, वरना कुछ नहीं आएगा, तो लेस्ट शुड होगा, ये लेस्ट की कसम है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने, और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 50। तो 50 में क्या करना है बच्चा लोग, यहाँ फिर अंडरलाइन किया हुआ है और कह रहे हैं कैन सब्स्टिट्यूट, फिर वही कहानी है, चलो इनको भी करते हैं। द पॉलिटिशियन अलॉन्ग विद द न्यूज़मैन, न्यूज़मैन क्या है बेटा, न्यूज़मैन है प्लूरल, और पॉलिटिशियन क्या है, ये है सिंगुलर। अब लिखा है जोड़ने के लिए क्या लगा, अलॉन्ग विद। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक रूल है कि जब 2 सब्जेक्ट अलॉन्ग विद से, विद लगा हो, उसमें विद हो, टुगेदर विद हो, अलॉन्ग विद हो, एज वेल एज हो, एक्सेप्ट हो, इन एडिशन टू हो, लाइक हो, अनलाइक हो, बिसाइड्स हो, एक्सेप्ट हो, तो इनमें से किसी से भी जब हम 2 सब्जेक्ट जोड़ते हैं तो हमारी वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगती है, फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग लगती है। तो और वर्ब एग्रीज विद द फर्स्ट सब्जेक्ट एंड द फर्स्ट सब्जेक्ट बीइंग सिंगुलर, और वर्ब आल्सो शुड बी सिंगुलर। तो ये पॉलिटिशियन क्या है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, और ये आर लगी है पॉलिटिशियन के लिए, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, इज होना चाहिए था। तो आर इज नॉट यूज्ड फॉर द न्यूज़मैन, आर इज यूज्ड फॉर द पॉलिटिशियन। अलॉन्ग विद लगने पर ये सेकंड सब्जेक्ट माइनस हो जाता है, इसी के लिए लगता है, तो इज लगा, इज एक्सपेक्टेड शॉर्टली, क्लियर हो गया। हैज़ लगेगा नहीं, हैज़ एक्सपेक्टेड नहीं होगा, क्योंकि तब एक्टिव वॉइस नहीं हो जाएगा, तब यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जबकि इनसे उम्मीद है कि ये जल्दी आएंगे। पॉलिटिशियन के लिए एम लगेगा नहीं और वर्ब प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एंटोनिम बताना है किसका, जेनरस का। जेनरस का मतलब क्या होता है, उदार आदमी होता है। उदार का मतलब क्या होता है, ऐसा व्यक्ति होता है कि किसी को पैसे वैसे की ज़रूरत हो, कोई गरीब आदमी कोई मदद मांगता है तो उसकी वो जल्दी से बड़ी आसानी से मदद कर दिया करते हैं, सहायता कर दिया करते हैं। तो अल्ट्रुइस्ट का मतलब क्या होता है, परोपकारी होगा। तो जो उदार होगा वो परोपकारी होगा, तो ये साइनोनिम हो गया हमारा। और चैरिटेबल मतलब भी दानी होता है, तो ये भी साइनोनिम हो गया। काइंड का मतलब दयालु हो गया, तो बिना दयालु के तो काइंड होगा नहीं, तो ये भी साइनोनिम हो गया। अब एक ऑप्शन आ गया, ग्रीडी मतलब लालची, जो लालची आदमी। देखो, जबकि और कहीं एग्जाम में आप लोगों ने देखा होगा जनरली कि जनरस का अपोजिट क्या दिया जाता है, जनरस का अपोजिट ज़्यादातर माइजॉरिटी या कंजूस या स्टंगी दिया होता है, लेकिन यहाँ क्या दिया है, यहाँ ग्रीडी दिया है। ग्रीडी मतलब लालची आदमी। तो जनरस उदार टाइप का व्यक्ति होता है, वो दान दिया करता है, लालची आदमी दान देगा नहीं। तो ग्रीडी आदमी इसका क्या हो गया, यही एंटोनिम हो गया, लगा लो आप चौथा वाला ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी को हम कहते हैं ना कि किताब में आप जो पढ़ के आए हो, वो किसी का एंटोनिम जो पढ़ के आए हो, वो ज़रूरी नहीं कि यहाँ मिल जाए। आप एक आइडिया डेवलप करो अपने दिमाग में कि इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक, जब आप जो पढ़ के आए हैं वो ऑप्शन ना मिले तो क्या करें, ये वो सिचुएशन होती है। दिस इज स्किल, इसको कहते हैं स्किल। आप अपनी स्किल डेवलप करिए बच्चा लोग। आ जाओ अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 52 में अंडरलाइन किया हुआ है और यहाँ नो सब्स्टिट्यूशन का ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो मतलब सीधी सी बात है, क्या करना है हमको कि इसको रिप्लेस करने की ज़रूरत हो तो करो, नहीं तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, अगर ठीक हो तो देखते हैं। यहाँ लिखा है इन द जंगल दे एनकाउंटर्ड अ स्कूल ऑफ लायंस। ठीक है, तो स्कूल ऑफ लायंस नहीं होता। देखो, ये कलेक्टिव नाउन का क्वेश्चन है, कलेक्टिव नाउन का क्वेश्चन है। जो झुंड होता है, शेरों का झुंड, उसको कहते हैं प्राइड ऑफ लायंस। ये प्राइड अहंकार वाला प्राइड नहीं है बच्चा लोग, झुंड कहते हैं, शेरों का झुंड होता है, तो प्राइड ऑफ लायंस कहते हैं शेरों के झुंड को। ठीक है,
ये जो पैक लिखा है, पैक ऑफ लायंस नहीं होता, पैक ऑफ हाउंड्स होता है, ठीक है। ऐसे तो मैं कलेक्टिव नाउन का एक वीडियो डाल दूंगा आप लोगों की सुविधा के लिए। अब देख रहे हो ना क्वेश्चन इस तरह का आ रहा है, तो मैं जल्दी ही कलेक्टिव नाउन पर एक वीडियो बना के डाल दूंगा, क्योंकि 2-3 बार इस तरह का क्वेश्चन आ चुका है, तो बना देता हूँ, ठीक है। एक आध बार आता तो मैं छोड़ देता, पर अब बनाना पड़ेगा इसका क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैसिव वॉइस में चेंज करना है। लिखा ओपन द डोर फॉर योर ब्रदर। ओपन द डोर, देखो ये इम्परेटिव क्वेश्चन है, तो इम्परेटिव का मतलब क्या हुआ कि ये हम चाहे तो लेट से चेंज कर लें और चाहे तो शुड से चेंज कर लें, दोनों से शुड कर सकते हैं। तो अब इसमें चारों में लेट लगा हुआ है, चारों में लेट लगा हुआ है तो कोई बात नहीं है। लेट लगा होगा तो क्या करेंगे, लेट लगाओगे, लेट के बाद ऑब्जेक्ट यूज करोगे, ऑब्जेक्ट के बाद बी लगाते हैं और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, डोर है, तो लेट द डोर बी ओपनड, तो लेट द डोर के बाद बी लगता है ना, बी नहीं लगता है। लेट द डोर बी नहीं लगा है तो गलत हो जाएगा, लेट द डोर बी ओपन, यार ओपन नहीं होगा, ओपनड होगा। तो अब एक ऑप्शन बच रहा है, लेट द डोर बी ओपनड, ये चौथा वाला हो गया, ठीक है। इस वाले में ईडी लगना चाहिए था, इसमें बी लगना चाहिए था, इसमें बीन है, तो सब में पहले दूसरे तीसरे में कोई ना कोई गलती निकल आई। तो अब हम चौथे पे जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अपना अगला क्वेश्चन ले लीजिए, और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। इसमें क्या करना है, रिपोर्टेड स्पीच चेंज करनी है। ही सेड टू मी, ये हो गया, और हाउ आर यू नाउ, तो इसमें हाउ ही रहेगा, मतलब कनेक्टर कोई नहीं लगाना है, जैसे दैट है, इफ है, ये सब नहीं लगेगा इसमें। और यू पहले हो जाएगा, आर बाद में हो जाएगा। तो यू कौन है, यू मैं हूँ, तो यहाँ आई हो जाएगा। अब आर का क्या हो गया, वाज हो जाएगा, और नाउ का क्या हो गया, देन हो गया। हाउ वाज देन, हाउ आई वाज देन। तो पहले तो दैट नहीं लगेगा, ये दो बात हो गई। दैट और इफ दोनों नहीं लगेंगे, मैंने कहा था कनेक्टर नहीं लगेगा जब क्वेश्चन वर्ड लगा होता है, तो ठीक, दो हो गया। अब इसमें दोनों में यहाँ हाउ वाज आई देन और यहाँ हाउ आई वाज देन। अभी मैंने कहा था जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो वाज बाद में चला जाता है, मतलब हेल्पिंग और बाद में जाती है, सब्जेक्ट पहले आता है, तो ये गलत हो गया। अब ये चौथा वाला ठीक हो गया है कि नहीं। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। तो अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 55। तो 55 में क्या करना है आपको, एंटोनिम बताना है, किसका, अंडरलाइन किया हुआ वर्ड है। तो द परफॉर्मेंस ही गेव, तो मतलब उसने जो परफॉर्मेंस दी वाज ट्रूली मार्वेलस। मार्वेलस का मतलब क्या होता है, एकदम सरप्राइजिंग, ठीक है। क्या होता है मार्वेलस, मतलब बहुत ज़्यादा, जब किसी चीज़ को देख के आप आश्चर्यचकित हो जाते हैं, आपके लिए अनबिलीवेबल होता है, इतना अच्छा कि मतलब आंखों को यकीन न हो रहा हो। तो ये तो बहुत अच्छे के लिए आ गया। तो इसका जो खराब मतलब जो एंटोनिम होगा वो क्या होगा, बैड के लिए लगाओगे। तो टेरेबल का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव सेंस दे रहा है ये। मिसमराइजिंग का मतलब एकदम मन मोहने वाला, तो ये पॉजिटिव सेंस दे रहा है। लॉन्ग तो वो कोई मतलब नहीं है लॉन्ग का यहाँ पर, और इंटरेस्टिंग पॉजिटिव सेंस दे रहा है, तो ये भी पॉजिटिव सेंस दे रहा है। तो इसका अपोजिट क्या होगा, फिर टेरिबल लगाओगे। देखो हम कहे थे ना कि वो बहुत अच्छा है मार्वेलस, और इसका जो एंटोनिम होगा वो बहुत बुरा होगा। तो बुरा हमको कहीं मिला नहीं बुरा, तो क्या करोगे, बुरा नहीं मिला तो फिर क्या करो, देखो कोई पॉजिटिव नेगेटिव सेंस देखो। जितने वर्ड हैं उसमें से 2 पॉजिटिव सेंस में है, लॉन्ग का कोई रिलेशन ही नहीं है इसमें। तो एक नेगेटिव में, तो नेगेटिव वाला इसका एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे क्या करो, जब आपको पढ़ा हुआ एंटोनिम ना मिले तो ऐसे लगाया करो, ठीक है। चले आगे, चलिए यहाँ हमारा 2 पर्पज़ है ना, आपको सिखाना भी तो है कि कैसे इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए दर्द करने लगा बैठे बैठे हाथ पैर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 56। 56 में क्या करना है आपको, फिर से एंटोनिम बताना है। एंटोनिम किसका बताना है, जो अंडरलाइन किया हुआ है वर्ड उसी को बताना है। तो डिसग्रंटल्ड लिखा हुआ है, ठीक है। इसका एंटोनिम आप बताओ क्या है। तो पहले पढ़ो, द डिसग्रंटल्ड पैसेंजर वर डिस्कसिंग द मैटर विद द अथॉरिटीज, ठीक है। तो जो डिसग्रंटल्ड पैसेंजर्स थे वो मैटर को अथॉरिटीज़ से डिस्कस कर रहे थे। तो मतलब यहाँ डिसग्रंटल्ड का मतलब क्या हुआ, निराश, नाराज हो सकते हैं ना। जो पैसेंजर्स को कोई दिक्कत हो गई, वो लोग नाराज़ रहे होंगे, गुस्से में रहे होंगे, डिससेटिस्फाइड रहे होंगे, ठीक है। इसका साइनोनिम बताना है, नाराज़, दुखी। तो टार्चर्ड मतलब जिनको सताया गया हो, चलो इनको रिजर्व रख लेते हैं, अभी तो बहुत सूटेबल नहीं है।
लेकिन अगर और कोई ना मिला तो फिर इसको हम लगा सकते हैं, तो रिजर्व रखते हैं इसको। अनवायर्ड मिल गया, नहीं अब तो हमको ठीक ठीक मिल गया ना, इसको काट दो, ये लगा लो। कैप्रिशियस का मतलब क्या हुआ, सन की झक्की टाइप का होता है, मतलब अनस्टेबल मूड वाला आदमी। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, पल में मूड अच्छा हो जाता है, पल में मूड खराब हो जाता है, तो ऐसे लोगों को कैप्रिशियस कहा जाता है, हर पल मूड बदलता है इनका। ठीक है, तो कंटेंटेड सेटिस्फाइड हो जाएगा, तो सेटिस्फाइड तो अब अथॉरिटी से झगड़ा बहस नहीं करेगा, तो आप क्या आ जाओ, फिर ये सेकेंड वाला ज़्यादा सूटेबल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं 57 को। तो 57 में भी एरर बतानी है आपको, चलो पढ़ के देखते हैं। दे मिस्ड देयर ट्रेन, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज दे वर वेटिंग ऑन रॉन्ग प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म रॉन्ग कैसे हो सकता है, आगे देखते हैं। दे वर ऑन प्लेटफॉर्म 3 इंस्टेड ऑफ प्लेटफॉर्म 8। तो देखो एक तो ऑन की गलती है, क्योंकि पैसेंजर होता, हाँ पैसेंजर ऑन द प्लेटफॉर्म होगा, ठीक है, नहीं गलती नहीं है, इसकी गलती नहीं है। ट्रेन अगर आती प्लेटफॉर्म पे तो एट लगता, और यात्री है तो ऑन लगेगा, तो ऑन गलत नहीं है, वो थोड़ा सा मिसकंसेप्शन हो गया मुझे, ऑन की कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ये मैं कह रहा था कि रॉन्ग प्लेटफॉर्म नहीं, देखो रॉन्ग हम लोग तब यूज करते हैं जैसे किसी क्वेश्चन का आंसर हो, तो वो आंसर रॉन्ग या राइट होता है। ठीक है, अब प्लेटफॉर्म गलत नहीं होता है, मतलब ये हुआ कि वो जिस प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आ रही थी उस पर नहीं बैठे थे, तो प्लेटफॉर्म रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है ना, तो मतलब ये कह सकते हो अनदर प्लेटफॉर्म यूज कर लो यहाँ पर जो मतलब प्लेटफॉर्म नंबर जिस प्लेटफॉर्म पे आ रही थी उस पर वो नहीं बैठे थे। ठीक है, तो अनदर प्लेटफॉर्म पर बैठे, ना कि रॉन्ग प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म कोई क्वेश्चन नहीं है जो रॉन्ग हो जाएगा, राइट रॉन्ग क्वेश्चन हुआ करता है, आंसर रॉन्ग होता है। ठीक, क्वेश्चन भी नहीं, मैं बोल रहा था क्वेश्चन रॉन्ग होता है, एक्चुअली क्वेश्चन भी नहीं, आंसर रॉन्ग होता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे रॉन्ग प्लेटफॉर्म नहीं होगा, कहाँ गया, ये है आपका आंसर, रॉन्ग नहीं लगाना है। ठीक है, आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर अब आपका 58। ठीक है, इसके पहले 57 ही किए थे कि नहीं, चलिए देखते हैं जरा, तो इसके पहले हम 57 ही किए थे। आगे आ जाओ, 58 में आते हैं। 58 में करना है आपको, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो लिखा है प्रियंका एडिट्स द स्कूल मैगजीन, ये एडिट्स वर्ब है, इसमें क्या लगा है, वर्ब में एस लगा है, इसका मतलब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होगी हमें। ठीक है, तो इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म, प्रियंका एडिट्स द स्कूल मैगजीन, द स्कूल मैगजीन पहले आ गया, ये देखो द स्कूल मैगजीन आ गया। अब इज के साथ थर्ड फॉर्म लगाने, इज एडिटेड, तो वर्ब तो लगेगा नहीं, यहाँ पे इज लगा है, यहाँ पे इज लगा है, यहाँ पे वाज लगा है, तो दो में इज लगा है। फिर गलती और निकालो, इसमें इज के साथ थर्ड फॉर्म चाहिए, यहाँ पे इज के साथ एडिट लिखा हुआ है, एडिटेड होना चाहिए था, तो 3 गलत निकल गए। अब आपके पास एक ऑप्शन बचा है सेकेंड वाला, तो वही आपका आंसर होगा। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 59 में, यहाँ फिर से एरर का क्वेश्चन है, पढ़ के देखो। 2 पीपल वर, 2 पीपल है तो यहाँ तो वर लगा है, ठीक है। फाइटिंग टू ईच अदर फॉर नो रीजन, बिना वजह के 2 लोग एक दूसरे से लड़ रहे थे। तो फाइटिंग, जिससे लड़ाई करते हो उसके लिए टू नहीं लगता, उसके लिए क्या लगता है, विद लगता है भैया। ठीक, जिससे लड़ोगे उसमें विद लगता है, क्वेरल विद ईच अदर, क्वेरल फाइट विद ईच अदर, विद लगता है, टू नहीं लगता है। ठीक है, तो ये हो गया फाइटिंग टू वाला गलत हो गया, थर्ड वाला ऑप्शन ले लो। नेक्स्ट आ जाओ, आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। इसके बाद 5 क्वेश्चन और बचेंगे आज के डिस्कशन में। तो क्वेश्चन नंबर 60 में फिर से आपको एरर बतानी है, अब की बात स्लैश नहीं लगा हुआ है। ही इज एंजॉइंग द प्रोग्राम वेरी मच, ठीक है कोई बात नहीं। तो ही वांट टू स्टे टिल द एंड, आप देखो यहाँ तक तो ठीक है। ही क्या है भैया, सिंगुलर सब्जेक्ट, और वांट क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब ये प्लूरल वर्ब होती है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर और वर्ब प्लूरल, तो ये तो गलत हो जाएगा, ये तो नहीं चलेगा भैया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करो आप, वांट जहाँ लिखा है ही वांट्स हो जाएगा, ही वांट्स टू स्टे, तो ही वांट गलत हो गया, ही वांट्स होगा। ये क्वेश्चन भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है। आज 2 क्वेश्चन हो गए एग्रीमेंट के। चलिए आगे चलते हैं। अब आपका क्वेश्चन नंबर 61 में एक इडियम दिया हुआ है, कंप्लीटली मिस्टेकन। ठीक है, इसके लिए आप इडियम लगाओ, इडियम दिया नहीं है, मतलब एक सिचुएशन दी है, उस सिचुएशन के लिए आपको सुटेबल इडियम लगाना है। इन चारों में से कौन सा लगेगा।
तो कंप्लीटली मिस्टेकन का मतलब क्या हुआ, कोई आदमी है जो मतलब गड़बड़ हो गया है, जो एक तरह से मिस्टेक कर दिया या कंफ्यूज हो चुका है, वो कह सकते हो। तो थ्रू थिक एंड थिन का मतलब क्या हुआ, इन गुड एंड बैड डेज, मतलब सुख में दुख में। जैसे सच्चा दोस्त क्या होता है, मतलब अ ट्रू फ्रेंड ऑलवेज स्टैंड्स बाय यू थ्रू थिक एंड थिन, वो सुख में दुख में, अच्छे दिन बुरे दिन हमेशा आपका साथ देगा। तो थ्रू थिक एंड थिन का मतलब होता है अच्छे बुरे दोनों तरह के दिनों के लिए यूज किया जाता है। हंगर पैंग्स का मतलब होता है कष्ट देना। तो भूख, देखो भूख दर्दनाक होती है, भूख कष्टदायक होती है, ठीक है, ये अलग यूज कर दिया जाता है इडियम कहीं कहीं पर। बाइट द बुलेट का मतलब, अब देखो बुलेट क्या होता है, जो बंदूक की गोली होती है उसको बुलेट कहते हैं ना, वो रॉयल एनफील्ड वाली बुलेट की बात नहीं कह रहे हैं, ठीक। तो बाइट द बुलेट, गोली चबाने का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसी चीज़ जो आपको एक्सेप्ट नहीं है, आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़े प्रेशर में, दबाव में, तो उसको कहते हैं बाइट द बुलेट। या कोई काम जो आपको करना पसंद नहीं है, वो काम आपको करने के लिए मजबूर किया जाए, तो बाइट द बुलेट होती है। और यहाँ क्या है, ऑल वेट, तो यही ऑल वेट का मतलब होता है टोटली कन्फ्यूज्ड, पूरी तरह से जो कन्फ्यूज होता है उसको कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 4 क्वेश्चन आपके और बचे हुए हैं आज के डिस्कशन में। तो ये था हमारा 62 आ गया। अब 62 में देखो फिर से एरर का क्वेश्चन है, स्लैश तो बता देते हैं ना, वी हैव टू गो, हमें जाना होगा, अंडर द बुक्स, वी हैव टू गो अंडर द बुक्स। आगे देखते हैं, इफ़ वी वांट टू पास द बोर्ड एग्जाम्स दिस ईयर, अगर इस साल एग्ज़ाम पास करना चाहते हो तो वी हैव टू गो अंडर द बुक्स नहीं, वी हैव टू गो थ्रू द बुक्स। गो थ्रू द बुक्स का मतलब होता है इन्हें अच्छे से स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है। गो थ्रू द बुक्स मतलब किताबों को खूब ठीक से पढ़ना पड़ेगा, मतलब रीड बिटवीन द लाइन्स, बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। तो गो थ्रू द बुक्स, ये वी हैव टू गो नहीं, गो, अरे नहीं यार, गो तो ठीक है, थ्रू गलत है ना, गो ये सही है। तो अंडर कहाँ लिखा हुआ, अंडर द बुक्स है ना, तो ये चौथा वाला आंसर होगा, नहीं तो अभी तो आंसर गलत हो जाता बताने के बाद भी। तो गो ठीक है, अंडर द बुक्स की जगह यहाँ जो अंडर है यहाँ थ्रू यूज करना चाहिए, तब ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चा लोग, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 63, फिर से एरर का क्वेश्चन है। तो इसमें लिखा इन अक्टूबर दे विल हैव लिव्ड, दे विल हैव लिव्ड, ठीक है। इन सैन फ्रांसिस्को फॉर 5 years, ओ हो, तो दे विल हैव लिव्ड नहीं, दे विल हैव बीन लिविंग, क्योंकि नेगेटिव नहीं है ये, पॉजिटिव है। तो अक्टूबर में वो सैन फ्रांसिस्को में अक्टूबर में हो जाएगा उनको रहते 4 साल, ये हो गया ना, फॉर 4 years। तो अक्टूबर में उनको सैन फ्रांसिस्को में रहते 4 साल हो जाएंगे। तो दे विल हैव लिव्ड नहीं, दे विल हैव बीन लिविंग, ठीक है। ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं, मतलब ये कार्य कंप्लीट नहीं हुआ है, ऐसा नहीं है कि वो अब वहाँ रहना छोड़ दिए हैं, ऐसा तो नहीं है रहना छोड़ दिए, अभी भी रह ही रहे हैं। तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस में होना चाहिए, दे विल हैव बीन लिविंग, क्योंकि अभी तक आज तक ये हुआ नहीं, आने वाले अक्टूबर में ऐसा होगा। तो चूंकि ये टाइम, ये काम पूरा, ये काम हो रहा है, जो सेंटेंस बताया जा रहा है वो फ्यूचर का है। अच्छा, उस समय ये काम कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि रहेंगे तो उसके आगे भी, क्योंकि ऐसा कहीं नहीं कहा जा रहा है कि उसके बाद लौट आएंगे। तो दे विल हैव बीन लिविंग, अक्टूबर में उनको वहाँ रहते 4 साल हो जाएगा। तो दे विल हैव लिव्ड नहीं, बल्कि दे विल हैव बीन लिविंग लगाओ यहाँ पे, ये चौथा वाला आंसर होगा, ठीक है। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर हमारा 64, अंडरलाइन किया हुआ है, देखो क्या कर रहे हैं, कैन सब्स्टिट्यूट, इसकी जगह पे ठीक करो, क्या कर रहे हैं, देखो लिखा है द रूरल हाउस होल्ड्स इन मेनी ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज, जो बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो विकासशील देश हैं, उसमें जो रूरल हाउस होल्ड्स हैं, ठीक। आगे लिखा है डू नॉट हैव फुली फिक्शनल टैप वाटर कनेक्शन, ओए होए होए होए, गड़बड़ी क्या हो गई, डोंट हैव तो ठीक है, क्योंकि रूरल हाउस होल्ड्स की बात कर रहे हैं, डोंट हैव फुली, और टैप वाटर कनेक्शन भी है, टोटी के पानी का कनेक्शन। ये जो फिक्शनल है ना, तो फिक्शनल का मतलब क्या हुआ, काल्पनिक। तो काल्पनिक टैप वाटर कनेक्शन की तो बात ही नहीं हो रही है, बल्कि कार्य करने वाला। तो फिक्शनल की जगह फंक्शनल यूज करो, ये ठीक, फंक्शनल टैप मतलब ऐसा टैप वाटर कनेक्शन जो काम कर रहा हो। तो पता लगा कि वो पाइप पहुंचा दी गई, अभी उसमें पानी आता ही नहीं है, तो फंक्शनल हमको यूज करना है यहाँ पर, ठीक है। रिविजनल टैप वाटर, रिविजनल और डिवोशनल और एरोशनल नहीं होगा,
टैप वाटर क्या होना चाहिए, फंक्शनल होना चाहिए, ठीक, फिक्शनल काल्पनिक हो जाएगा। चलो 64 भी इससे भी निकल आए। अब आते हैं हम अगले आपके लास्ट वाले क्वेश्चन पे, आज के डिस्कशन का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद 35 क्वेश्चंस और बचेंगे। एंटोनिम बताना अंडरलाइन वर्ड का, ये भी बहुत पूछा गया है स्टेनो में, ठीक। तो लिखा है व्हेन विलियम गेट्स एंग्री, जब विलियम्स नाराज होता है, गुस्सा लगती है जब उसको, तो ही स्टार्ट्स टू एक्ट लाइक, तब वो किसकी तरह काम करने लगता है, इम्बेसाइल की तरह। इम्बेसाइल क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय इम्बेसाइल? इम्बेसाइल इज मूर्ख। मूर्ख को क्या कह सकते हो, फोलिस कह सकते हो, ठीक है, ये नाउन है। फोलिस हो सकता है, डफर हो सकता है, मोरोन हो सकता है, ठीक है, एसेनाइन हो सकता है, इडियट हो सकता है, स्टूपिड हो सकता है, एंड सो ऑन, समझ गए होगे। तो चलो इसका एंटोनीम बताना है, तो इसका एंटोनीम क्या होगा, समझदार होगा। समझदार क्या है यहाँ पे, इंटेलिजेंट ही समझदार है। प्लीजिंग मतलब एकदम खुशमिजाज हो जाएगा। और फियर्स का मतलब क्या होता है, बहुत ही भयानक डरावना सा हो जाएगा। ये सब कोई एंटोनीम नहीं होगा। चीयरफुल प्रसन्न खुश हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। इंटेलिजेंट है, यही जो बुद्धि से संबंधित है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा इंटेलिजेंट। तो ये थे हमारे 30 क्वेश्चंस आज के, ठीक है। कल हम लोगों ने कितने किए थे, 35 क्वेश्चन, 1 से लेकर के 35 तक। आज हम लोगों ने कितना कर लिया, 36 से लेकर के 65 तक, यानी कि आज कितने क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए, 30 क्वेश्चन। अभी हमारे पास 66 से लेकर के 100 तक का क्वेश्चन, यानी कि 35 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, ठीक है। वो हम लोग थर्ड पार्ट में करेंगे, कल करेंगे। एक में करना तो बहुत लंबी हो जाएगा, एक दिन बना के देखा था हमने, अच्छे से समझा नहीं पा रहे थे, ठीक है। तो ये सेशन हम यहीं पर आज वाइंड अप करते हैं। आपको ये सेशन कैसा लगा, अपनी राय दीजिएगा। पसंद है तो खुद कमेंट करिए और दूसरों को भी भेजिए, सेंड करिए। और अगर कुछ कमी नज़र आ रही है तो हमको बताइए, कमी आए तो हमसे ही बताना, दूसरे से मत बताना, और अच्छा लगे तो दूसरों से भी बताना, ठीक है। तो ये सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं, कल मिलेंगे हम लोग थर्ड वाले पार्ट में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।